हेलो स्टूडेंट्स, मैं संगीता गोसाई चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हम क्लास 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पिछली वाली सीरीज में हमने नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है। जस्ट जो पहले वाली वीडियो है ना, उसमें आपने गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड ओव्यूल की संरचना पढ़ी थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो वहां देख सकते हैं। अब जो ओव्यूल होता है बीजांड, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है फ्यूनिकल यानी कि बीजांड वृंत जो प्लेजेंटा से जुड़ा होता है, प्लेजेंटा ओवरी से जुड़ा होता है। ठीक है, और दूसरा भाग होता है बीजांडकाय न्यूसिलस। ठीक है, न्यूसिलस यानी कि जो गोल भाग होता है दोनों अध्यावरण के बीच में जो भाग होता है उसको हम न्यूसिलस या फिर बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय के अंदर अनेकों कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक कोशिका बड़ी होकर के जो कि माइक्रोपाइल यानी कि जो बीजांड द्वार होता है उसकी साइड वाली कोशिका बड़ी होके फिर विभाजन की क्रिया संपन्न करती है और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक का निर्माण कैसे होता है, उसमें कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। भ्रूण कोश के डायग्राम के लिए एक अलग सा मैंने वीडियो बनाया है, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में उसका एंड स्क्रीन पे दे दूंगी, तो वहां आप क्लिक करके उसे भी सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आपकी कोई क्वेरीज है, कोई टॉपिक छूट गया है या आप कोई और टॉपिक इसमें जानना चाहते हैं जीव विज्ञान में, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? जनन जहाँ पे शब्द आता है इसका मतलब वहां पर किसी कोशिका का निर्माण हो रहा है। ठीक है, सरल भाषा में गुरु बीजाणु का निर्माण ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। जनन का मतलब होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। परिभाषा इसकी बनती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और सरल भाषा में क्या बताया मैंने आपको कि गुरु बीजाणु का बनना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब ये चित्र के द्वारा थोड़ा हम समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने समझ लिया था कि बीजांड की संरचना क्या होती है, उसका हमने विस्तृत जो है वो संरचना चित्र सहित लेबल डायग्राम के साथ हमने पढ़ ली थी। यहाँ पे हमारा उद्देश्य मेन है गुरु बीजाणु कैसे बनता है। ये इसका कौन सा वाला भाग है, माइक्रोपाइल वाला, तो एम लिखा हुआ है, और यहाँ पे चेलेजा वाला भाग है तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में इसको निभाग कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार मतलब जहाँ से खुला हुआ भाग है बीजांडकाय का, वो आपका बीजांड द्वार हो गया। बीजांडकाय यानी न्यूसिलस की जो कोशिकाएं हैं यहाँ पे हरी रंग की दिखाई गई हैं आपको। ठीक है, इन्हीं में से एक कोशिका जो कि माइक्रोपाइल की साइड होती है, यानी कि माइक्रोपाइल के नीचे की यहाँ पर भी हो सकती है, इससे नीचे हो सकती है, ऊपर नहीं होती है, इस साइड नहीं होती है, चलेजा की साइड नहीं होती है, बल्कि माइक्रोपाइल वाली तरफ हो सकता है। ये कोशिका यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर कोई भी कोशिका हो सकती है। ये क्या करती है, साइज में जो है वो बड़ी होनी स्टार्ट कर देती है और उसको हम क्या कहते हैं, एमएमसी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या फिर मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है जी, ये द्विगुणित होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती है। अब ये जब आकार में बड़ी हो जाती है, अब मैं पूरा बीजांडकाय नहीं बना रही हूँ, सिर्फ हम इस कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि हमने गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है भ्रूण कोश का वो पढ़ना है, तो हम इसी कोशिका को लेंगे, एमएमसी को। तो इसका ये माइक्रोपाइल वाली साइड है और ये चलेजा वाला साइड है, ये बराबर हमने लिखते रहना है। इसका आगे क्या यूज है वो भी आप देखोगे कि क्यों हमने लिखना है। तो ये दुगुणित होती है सर्वप्रथम। सबसे पहले ये अपना आकार बढ़ा करके इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, अगुणित हो जाती है। एन पहले 2n था, अब इनमें n हो गया। ठीक, जैसे लघु बीजाणु में टेट्राड बनते हैं ना अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, यहाँ पर भी एक तरह से ये टेट्राड ही है, 4 है ना, तो 4 को हम टेट्राड ही कहेंगे। ये अगुणित होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है
कि इन चारों में से जो चलेजा वाली साइड 3 कोशिकाएं हैं, ये ऊपर वाली साइड चलेजा की साइड, ये नष्ट हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, और एक जो नीचे माइक्रोपाइल वाली साइड है ये सरवाइव करती है, यानी कि जीवित रहती है। यही भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका होती है। फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सेल है। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये फर्स्ट सेल होती है ना, प्रथम कोशिका, ये थोड़ी वृद्धि करती है, बड़ी होती है। जो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, ये अपना आकार बढ़ाने के बाद इसमें केंद्रक विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस वह विभाजन होता है जिसमें केवल केंद्रक में ही विभाजन होगा, पूरी कोशिका में नहीं। तो 3 बार होता है। विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक बनते हैं, लेकिन अभी भी कोशिका कितनी है, 1, जबकि होना क्या चाहिए था, 2 कोशिका होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कैरियोकाइनेसिस है इसलिए सिर्फ केंद्रक में विभाजन होता है, पूरी कोशिका में नहीं। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस हो गया। सेकंड में क्या होगा, ये 2 के 4 हो जाते हैं भाई, दोनों में इससे भी 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, तो 4 हो गए। ठीक है, सेकंड कैरियोकाइनेसिस में 4 बन गए। इसी प्रकार जो थर्ड होता है, थर्ड कैरियोकाइनेसिस है, उसके बाद हमें टोटल मिला करके 8 तो केंद्रक मिल गए। ठीक है, और कोशिका कितनी है, अभी भी 1 कोशिका है। ठीक है, थर्ड कैरियोकाइनेसिस के बाद। उसके बाद जो 8 केंद्रक है ना, ये अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, बिल्कुल सेट हो जाते हैं कि कोशिका में। 3 तो ऊपर चले जाते हैं, इनमें से 3 चलेजा वाली साइड चले जाते हैं, और नीचे वाले कोई से भी जो नीचे वाले होंगे वो माइक्रोपाइल वाले साइड आ जाते हैं, और जो 2 रह जाते हैं ये बीच में रह जाते हैं। इसके बाद जब केंद्रक 8 जो केंद्रक होते हैं वो अपनी व्यवस्था कोशिका में बना लेते हैं प्रथम सेल में, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब जीव द्रव्य में भी विभाजन होता है, और अब हमें जो प्राप्त होता है यही भ्रूण कोश है, यही एम्ब्रियो सैक है, यही मादा युग्मकोद्भिद है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मादा युग्मकोद्भिद भी यही है, भ्रूण कोश भी यही है, एम्ब्रियो सैक भी यही है। ठीक है, तो ये गुरु बीजाणु जनन जो पूरी प्रक्रिया थी वो यहाँ से शुरू होती है, एमएमसी से। भ्रूण कोश का निर्माण ही क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो हमारी जो गुरु बीजाणु है वो कौन सा बन गया, ये बन गया। अंत में साइटोकाइनेसिस के बाद जो कोशिका हमें मिलती है वो ये है, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद। हिंदी में एम्ब्रियो सैक को बोलेंगे भ्रूण कोश। ठीक है, सैक माने कोश होता है। ठीक है, अब ये कोशिका में क्या क्या होते हैं, आपने अंत में देखा कि 3 कोशिकाएं नीचे बनती हैं, 3 ऊपर बनती हैं, और 2 बीच में बनती हैं। ठीक, अब एक एक करके हम इन कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोपाइल की तरफ 3 कोशिका होती है। जो 2 नीचे की कोशिका होते हैं इन्हें सहायक कोशिका कहते हैं, इनको सहायक कोशिका कहेंगे या सिनर्जिस्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, और जो ये बीच में होती है, बीच में नहीं होती है एक्चुअली, ये पीछे होती है। ठीक है, काफी सुदृढ़ होती है, इसे हम एग सेल या फिर अंड कोशिका कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, अंड कोशिका। अंड कोशिका ही मादा युग्मक होता है, याद रखना। नर युग्मकोद्भिद में अगर आपको याद हो तो पराग नली में जो लास्ट में 2 केंद्रक रह जाते हैं ना, ठीक है, वो नर युग्मक होते हैं। अगर आपको याद ना हो और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जो है वो क्लिक करके उस वीडियो को खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नर युग्मक बनता है। यह बीजांडकाय मैं बता दूं, ये पूरा बीजांडकाय है। ठीक है, अब ये कोशिका अंत में ये बन गया है। ठीक है, ये जो 3 कोशिकाएं है ना नीचे की, या 2 कह लो जो सिनर्जिट हैं, ये क्या करती हैं, पूरे बीजांडकाय से पोषण लेती हैं। और दूसरा काम क्या होता है सिनर्जिट का, कि जो पराग नली का विकास होता है ना, पराग नली जब आती है तो यहाँ पर ये ऐसे रसायन उत्सर्जित करती है, स्रावित करती है, जिससे कि पराग नली का इस एम्ब्रियो सैक में घुसना जो है वो सरल हो जाए। तो इन 2 कोशिकाओं का ये 2 काम हो। अब बारी आती है यहाँ चलाइजा वाली साइड, जो 3 कोशिका हैं जिनको कि हमने एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिका कहा है। ये साइज में अलग अलग हो सकती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर बहुत सारा प्रोटीन, लिपिड
और एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये भ्रूण कोश की कायिक कोशिकाएं होती हैं। इनको आप कायिक कोशिका भी कह सकते हैं, वेजिटेटिव सेल्स भी कह सकते हैं। इनका मुख्य कार्य बाकी कोशिकाओं को भोजन देना है, सुदृढ़ रखना है, सक्रिय करना है, ताकि उनकी बाकी की आगे की घटनाएं, निषेचन की घटनाएं जो हैं वो सुगमता से हो सके। और उसके बाद एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुख कोशिकाएं जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अब बारी आती है ध्रुवीय केंद्रक की या ध्रुवीय कोशिकाओं की। ये आपकी दो ध्रुवीय कोशिकाएं हैं। इनके बीच में जो दो केंद्रक हैं इनको हमने पोलर न्यूक्लियस या फिर ध्रुवीय केंद्रक कहा है। ये पूरे एम्ब्रियो सैक की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। इनमें बहुत सारा भोजन होता है, इनमें गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी की अधिकता होती है और ये एक दूसरे से मिल करके बाद में दोनों ही केंद्रक जो है वो आपस में मिल जाते हैं और द्विगुणित हो जाते हैं। पहले तो ये अगुणित होते हैं ना एन, लेकिन जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तो ये द्विगुणित होते हैं पूरे एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक मतलब ये आपका भ्रूण कोश है। पूरे भ्रूण कोश में यही एक कोशिका होती है, ध्रुवीय कोशिका, जो द्विगुणित होती है। ये बाद में जब निषेचन होता है उसके पश्चात जो प्राथमिक भ्रूणपोष होता है ना, भ्रूणपोष, भ्रूणकोश नहीं, भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष होता है, उसकी कोशिका बनाता है। और इस प्रकार एक प्रारूपीय पुष्पीय पादप का भ्रूणकोश 8 केंद्रीय होता है। अगर आप ध्यान से देखो भ्रूणकोश में, तो अब आप देखोगे यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें केंद्रक कितने हैं? केंद्रक गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्रक हैं। ठीक है, और कोशिकाएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये पूरी 7। तो कोशिका हो गई 7 और केंद्रक हो गए, न्यूक्लियस हो गए 8। तो ये अंत में भ्रूण कोश में हमको प्राप्त होता है। धन्यवाद।